Please come to question number 23. IPL Limited uses a small casting in one of its finished product. कास्टिंग क्या होता है पता है? कास्टिंग जैसे बहुत सारी फैक्ट्रियों में आयरन ओर क्या होता है? एक तरह से मिट्टी होती है। मिट्टी में आयरन एलिमेंट पाए जाते हैं, तो उसको गलाकर मतलब उस मिट्टी को हटा के आयरन ओर का जो कंपोनेंट है उसको गलाकर फिर कुछ ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं। तो जहाँ पे आयरन ओर को प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं फाउंड्री। और फाउंड्री का काम क्या होता है कि मिट्टी हटाओ, आयरन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करो, उसको गलाओ और गला के आप कुछ ब्लॉक्स बना लो अलग अलग शेप के। ये ब्लॉक्स का नाम है कास्टिंग्स। ठीक है, ये सारा काम फाउंड्री में होता है। तो आईपीएल लिमिटेड यूजेस अ स्मॉल कास्टिंग इन वन ऑफ इट्स फिनिश प्रोडक्ट। तो आईपीएल लिमिटेड क्या करता है? ये कास्टिंग को यूज करता है एज रॉ मटेरियल इन वन ऑफ इट्स फिनिश प्रोडक्ट। द कास्टिंग्स आर परचेज फ्रॉम अ फाउंड्री। कास्टिंग क्योंकि फाउंड्री में ही बनता है। आईपीएल लिमिटेड परचेजेस 54,000 कास्टिंग्स पर ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹800 पर कास्टिंग। तो ये आपको ए का वैल्यू दे दिया है, इतना परचेज कास्टिंग का हम लोग करते हैं। द कास्टिंग्स आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर in the production process on a 360 days per year basis। तो ईयर का कितना डेज लेना वो आपको बता दिया, 360 डे पर ईयर बेसिस। फिर द कंपनी एस्टिमेट्स दैट इट कॉस्ट ₹9,000 टू प्लेस अ सिंगल परचेज ऑर्डर। इट कॉस्ट ₹9,000 टू प्लेस अ सिंगल परचेज ऑर्डर। तो ये क्या है? आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है ओ। एंड अबाउट ₹300 टू कैरी वन कास्टिंग इन इन्वेंट्री फॉर अ ईयर। तो ये क्या है? ये सी है। The high carrying cost result from the need to keep the castings in carefully controlled temperature and humidity conditions and from the high cost of insurance। बोल रहे हाई इतना कॉस्ट क्यों है? 300 रुपये कैरिंग कॉस्ट क्यों है एक यूनिट का? उसका रीज़न बता रहा है। तो AOC आपको मिला है बस, और इधर हाँ परचेज प्राइस भी मिल चुका है। ठीक है। डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री टेक्स 6 days बट इट कैन टेक एज मच एज 10 days। तो डिलीवरी टाइम या लीड टाइम के बारे में बता रहा है। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर ऑकरेंस आर शोन इन द फॉलोइंग टेबुलेशन। सो डिलीवरी टाइम 6, 7, 8, 9, 10 तक जा सकता है, और 6 का परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस दिया हुआ है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी 6 का सबसे हाईएस्ट है। आप देखिए ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब हमेशा 6 डेज में ही आता है। इसीलिए लिखा ना जनरली टेक 6 days, मतलब हमेशा 6 दिन में आता है। तो इसका मतलब है कि ये ही आपका एवरेज माना जाएगा जिसका प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। अब पहला सवाल का जवाब तो आप बता दीजिए। जब लीड टाइम दिया होता है तो उससे ईओक्यू का फॉर्मूला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो आप करिए पहला वाला का आंसर जल्दी से मुझे कैलकुलेटर में बता दीजिए, या कॉपी में लिख के प्रॉपर करके बता दीजिए। आइए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 23। आईपीएल लिमिटेड वाला क्वेश्चन। पार्ट 1, ईओक्यू निकालना है। √2AO/C। A is equal to annual consumption, O is equal to cost per order, C is equal to carrying cost per unit per annum। सो एनुअल कंजम्पशन की जगह भी परचेजेस दिया हुआ है, परचेजेस ही चाहिए होता है एक्चुअली। वो है 54,000। कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है?
कॉस्ट पर ऑर्डर है 9,000 और ये है 300। सो 2 × 54,000 इंटू 9,000 बाई 300। ये आ रहा है 1800। फिर आ रहा है पार्ट 2। पार्ट 2 में चलो, बोल रहा है देखो, अज्यूम दैट द कंपनी इज विलिंग टू अज्यूम 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। तो व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर पॉइंट? आप अपने आप ट्राई करेंगे। 2 और 3 एक जैसा ही है, बस रिस्क चेंज हो रहा है। अपने आप ट्राई करेंगे। ऑल्टरनेटिव अप्रोच जो सिखाया था उसके हिसाब से करो। पहले सेफ्टी स्टॉक निकालो, फिर उससे आरओएल निकालो। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार बस जॉट डाउन कर लिया लीड टाइम और प्रोबेबिलिटी को। अब आपका पहला सवाल है, 15% रिस्क लेना है। सो 15% रिस्क पर आपको देखना पड़ेगा सेफ्टी स्टॉक निकालने के लिए मैक्सिमम लीड टाइम क्या होगा। 15% नीचे से ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक इसके ऊपर वाला। सो मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज लीड टाइम इंटू करना है आपको एवरेज कंजम्पशन पर डे। तो मैक्सिमम लीड टाइम है 7, एवरेज माना जाएगा 6 जिसका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, और एवरेज कंजम्पशन पर डे क्या होगा, 54,000 एनुअल है, उसको 360 डेज से डिवाइड करेंगे। यस, 150 इज करेक्ट। समझ में आया आपको? आरओएल बताओ। आरओएल बताइए, आरओएल।
ROL is safety stock plus average lead time consumption. So safety stock है 150, एवरेज लीड टाइम आपको लेना पड़ेगा 6 दिन वाला, क्योंकि जिसका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वही लेना है, और एवरेज कंजम्पशन पर डे 150, तो ये आ रहा है 1050। गुड, वेरी नाइस। सुचि और शुभम छाए हुए हैं। वंशिका इज ऑल्सो ऑन द ट्रैक, बट पूरा आंसर नहीं दे रहे हैं आप। चलिए पार्ट 3 फटाफट बताइए, देखें कौन सबसे पहले बताएगा। अगर 5% स्टॉक आउट रिस्क लेना है तो सेफ्टी स्टॉक 5% रिस्क के लिए मैक्सिमम लीड टाइम क्या होगा? 5% रिस्क के लिए मैक्सिमम लीड टाइम होगा 9, ठीक है, माइनस एवरेज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला 6 इंटू एवरेज कंजम्पशन पर डे है 150, 54,000 बाई 360 करेंगे ना, 150 आ रहा है, तो ये आंसर आ गया 450। ROL सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन, तो सेफ्टी स्टॉक है 450 प्लस एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन क्या होगा? ये था 6 इंटू 150, तो ये आंसर आ रहा है 1350। वेरी गुड। सुचि, वंशिका, शुभम, अब 3 जन ट्रैक में हैं। बाकी लोग सो रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, बोला छोड़ ना यार, वीडियो देख रहा है ना। नेक्स्ट पार्ट 4। पार्ट 4 में बोल रहा है 5% स्टॉक आउट रिस्क मानो और टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग और कैरिंग निकालो। 5% स्टॉक आउट रिस्क मानो, लेकिन आपको निकालना क्या है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ईओक्यू के हिसाब से निकलेगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होगा? इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएगा ए बाई क्यू करके 54,000 बाई क्यू था 1800, कॉस्ट पर ऑर्डर है 9,000, तो ये आ रहा है 2,70,000।
फिर है टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट Q/2 इंटू सी। ये EOQ क्या है, ठीक है। 1800/2 इंटू 300 करने से ये भी 270 आ रहा है। और एक नया चीज मैंने क्या सिखाया था कि जब जब आपको रिस्क लेवल पर ये कॉस्ट निकालने बोलेगा तो सेफ्टी स्टॉक का कैरिंग कॉस्ट लेना है। टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक एट 5% रिस्क। सो 5% रिस्क के लिए सेफ्टी स्टॉक आप कितना रख रखे हैं, 450। तो यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक इंटू कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि 450 इंटू 300, ये छूट जाता है, ठीक है। तो दिस इज कमिंग 135, 675। नॉर्मली नहीं लेते हैं ये वर्किंग में, ये वाला चीज़ को नॉर्मली कंसिडर कहीं नहीं करते थे, बट ये फर्स्ट टाइम हुआ। नेक्स्ट पार्ट 5। पार्ट 5, पार्ट 5 को पढ़िए। Refer to the original data. Assume that using process re-engineering, the company reduces its cost of placing a purchase order to only rupees 600. 9,000 से गिर के आ गया 600। In addition, company estimates that when the waste and efficiency caused by inventories are considered, the true cost of carrying a unit in stock is rupees 720 per year। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट घट गया और कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया। कंप्यूट द न्यू EOQ। और फिर बोल रहा है हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर एज कंपेयर टू द ओल्ड परचेजिंग पॉलिसी। तो फ्रीक्वेंटली मतलब आपको टाइम गैप बताना है, टाइम गैप मतलब 10 दिन बाद कि 20 दिन बाद, पहले कितना होता था और अभी कितना होगा। तो बताइए, इसका तो आंसर बहुत इजी है। नया EOQ निकालिए, रिवाइज्ड EOQ। ए तो वही है, O और C चेंज हुआ है। 2 इंटू 54,000 इंटू नया O आ गया है 600 भाई, नया C आ गया 720। देखिए क्या आ रहा है, कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 300 का 720 हो गया ना। इसका आंसर कितना आ रहा है देखिए, यस, वेरी गुड सुची, 300 आ रहा है आंसर। हुआ। इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर क्या होगा।
करंट में कितना लगता है, रिवाइज में क्या होगा, दो कॉलम बना देते हैं, करंट और रिवाइज्ड। सो करंट में था 54,000 बाई 1800, तो वो आ रहा था 30 ऑर्डर्स। अभी हो गया 54,000 बाई 300, तो ये आ गया 180 ऑर्डर्स। तो इससे आप टाइम गैप निकाल लोगे, टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स, टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स क्या होगा, 360 बाई 30, 12, 360 बाई 180 करके यहाँ पे आ रहा है 2 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हर 12 दिन में ऑर्डर करते थे, अब हर 2 दिन में ऑर्डर करना पड़ेगा। तो आप एक सेंटेंस लिख सकते हो कि नाउ एवरी नाउ द ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, order has to be placed after every 2 days instead of 12 days। पहले 12 दिन बाद करते थे, अब 2-2 दिन बाद करना पड़ेगा। देखो रियल वर्ल्ड में चैलेंज क्या होता है आपको बताएं, ये सब पढ़ाई सॉल्व करने में इजी लगता है, रियल वर्ल्ड में चैलेंज होता है ए पता करना, 54,000 कैसे आएगा, ओ पता करना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कैसे पता होगा, सी पता करना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। जैसे आप अपने घर में सोचोगे कि चलो हम लोग को आटा कितना लाना चाहिए, उसका हम ईओक्यू निकालते हैं। तो घर में आप मम्मी से जाके पूछो हम लोग महीने का कितना केजी खाते हैं, तो उससे साल का कितना केजी हो जाएगा। तो एनुअल परचेज पता चला कितना करना है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये कैसे पता चलेगा, तो घर में तो कोई ऐसा कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं ना ऑर्डर करने के लिए। तो सब चीज़ हर जगह नहीं हो सकता है, ये बोलना चाह रहे हैं। अब एक बड़ा कंपनी है जिसमें परचेज डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे फिर भी ये संभव है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकालना। हम लोग तो आजकल क्या है, घर में फ़ोन से बुक कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ख़त्म हो गया। और कैरिंग कॉस्ट आप कैसे पता करोगे, घर में जहाँ रहते हो वहीं पे स्टोर करना है, तो स्टोरेज का अलग से कोई जगह डेडिकेटेड है, तो उसका भाड़ा निकालना, उसका बिजली बिल, उसका कॉस्ट, बड़ा बड़ा कंपनी में वो सब का अलग डिपार्टमेंट होता है, तो कॉस्ट निकालना ईजी होता है। बट जैसे यूनिट का साइज़ छोटा होते जाता है ना, सब चीज़ ऐसा ओवरलैप हो जाता है कि वो सब कॉस्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। तो रियल चैलेंज रियल वर्ल्ड में है ये 600 निकालना, 720 निकालना, 54,000 को पकड़ के लाना। रियल चैलेंज ये नहीं कि ईओक्यू निकालना, ईओक्यू तो आपको आ ही गया है, आपको आ गया तो कोई को भी आता है। असली चैलेंज होता है डेटा को पता करना। इसलिए मैं बेसिक क्लास में एक बात बताता हूँ हमेशा, कॉस्टिंग इन इटसेल्फ इज़ वेरी कॉस्टली। कॉस्टिंग अपने आप में कॉस्टली होता है, हर कोई का बस का बात नहीं है, सब कोई कॉस्टिंग नहीं कर सकते हैं। ये सब का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, जो जो अभी आया। जैसे इसका 300 आया, इसका 2 डेज आया इंस्टेड ऑफ 12 डेज। ऐसे ऊपर में भी जाके ऊपर वाले पार्ट का भी आंसर नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके मैक्सिमम सवाल
मेरे क्लास में ही ख़त्म हो जाएं। वो बस आप सम करोगे तो आपका दिमाग इधर उधर भागेगा, अलग अलग डायरेक्शन में सोचेगा, तो अलग तरह के सवाल आएंगे। बट कंसेप्चुअली जो भी कवरेज है वो सब क्लास में ख़त्म हो जाते हैं। इट गेट्स किल्ड विद इन द क्लास, इट गेट्स डेमोलिश्ड विद इन द क्लास। ऐसा जनरली रहता है, क्योंकि अनुभव से पता चल जाता है कि किस बच्चे के मन में क्या क्वेरी आ रही होगी। ठीक है, तो वो सब आपको नोट्स में कहानी से डिस्कस कर दिया जाता है। ओके, सो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैं वापस से रिकॉल कराऊं कि मटेरियल कॉस्ट कंप्यूटेशन पढ़ें। सेकंड, हम इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में मैंने आपको ईओक्यू बता दिया, √2a/c वगैरह फंडा जितना था उसका। स्टॉक लेवल सिखा दिया 2 सिचुएशन में। और तीसरा स्टॉक आउट भी सिखा दिया। स्टॉक आउट को लेके एक क्वेश्चन डीजेबी बुक में है, आप चाहो तो उसको सीख सकते हो, मैंने आपको बोला था। बट अदरवाइज नया मैट में वो हटा दिया गया, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, सो अब आता है बात नेक्स्ट टॉपिक का। आप पॉइंट नंबर लिखिए 4, मटेरियल कंट्रोल रेशियोज। मटेरियल कंट्रोल रेशियोज, ये 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गया। ठीक है, जब भी कोई हेडिंग लिखेंगे नया पेज में लिखा करिए, फ्रेश बड़ा बड़ा करके हेडिंग, जिससे आप को रिलेट कर पाए कि चैप्टर में चल क्या रहा है। मटेरियल कंट्रोल रेशियोज, ऐसे बहुत सारे रेशियो हो सकते हैं। 2 मेन रेशियो आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको इन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और दूसरा आपको पढ़ना है इनपुट आउटपुट रेशियो। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, वो स्टॉक मान लीजिए 10,000 रुपये का है, तो नियम के हिसाब से इसी स्टॉक से कंजम्पशन चलता है। ठीक है, बट ये नहीं मतलब होता है कि 10,000 का स्टॉक है तो 10,000 ही कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन इससे ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए कंजम्पशन हो गया 1 लाख का, बट स्टॉक रखा हुआ 10,000 का। इसका मतलब क्या हुआ, स्टोर्स डिपार्टमेंट में स्टॉक रखा हुआ है सिर्फ 10,000 का, और आप बोल रहे हैं हम कंज्यूम कर लिए 1 लाख का। ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब आप अपने इस स्टॉक को एक बार इशू करेंगे, 10,000 का जाएगा, फिर नया ले आएंगे, नया परचेज होता जाएगा, तो परचेज होता जाएगा, कंज्यूम होता जाएगा, तो जाकर 1 लाख का भी कंज्यूम हो जाएगा। डिपेंड करता है, आप अगर 1 साल में 1 लाख का कंज्यूम किए हैं, इसका मतलब आप ये 10,000 को 10 बार उठा के ले गए हैं, और 10 बार नया आ गया है। तो ये जितनी बार आपका स्टॉक यहाँ से निकल के कंजम्पशन पे चला गया है और उतनी बार नया आ गया है, उसी को बोलते हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट द फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय, ये स्टॉक माने आपको लेना होता है एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कभी सीधा सीधा दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो आप अकाउंट्स में जैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, और एवरेज स्टॉक
निकालने का फंडा आपको पता ही है, विच इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2. एवरेज स्टॉक विल बी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2. So inventory turnover ratio is this calculation. So what does this signify? It signifies the rapidity. It signifies the rapidity with which the stock of raw materials are consumed. It signifies the rapidity with which the stock of raw materials are consumed. ठीक है. हायर इज बेटर, जितना ज़्यादा हो, हायर द रेशियो, इट इज़ बेटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन. क्या फ़ायदा होता है उससे, सोचो क्यों बेटर है. इसका रीज़न ये है कि आपका स्टॉक फटाफट यूज़ होता है. इसका मतलब है कि स्टॉक सड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता. दूसरा बेनिफिट है कि आप 10-10 हज़ार से ही 1 लाख घुमा सकते हो फटाफट. मतलब दो फायदा है. एक बेसिकली कैरिंग कॉस्ट का ही फायदा है एक तरह से, शॉर्टकट में बोले तो. कैरिंग कॉस्ट इज लोअर इफ रेशियो इज हायर. इफ रेशियो इज हायर क्या होता है, मटेरियल सड़ता नहीं है, पिलफरेज नहीं होता, ऑब्सोलीट नहीं होता. ठीक है, फ्रेश फ्रेश मटेरियल आता है, फ्रेश फ्रेश यूज हो जाता है. ओके. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कम इन्वेंट्री का अमाउंट ब्लॉक होकर आपका कंजम्पशन का काम हो जाता है. क्योंकि आप जल्दी जल्दी यूज करते हो, जल्दी जल्दी यूज करते हो तो रुपया ज़्यादा ब्लॉक नहीं होता. 10 हज़ार का ख़त्म होता है, फिर 10 हज़ार का आता है, तो रखने का जगह जो है वो 10 हज़ार का ही चाहिए, छोटा जगह में काम हो जाता है. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, नॉर्मली जैसे जो कंपनी रियल एस्टेट वगैरह में काम कर रही है, उनके यहाँ पर ये सब बहुत हाई होते हैं रेशियो. ठीक है. नॉर्मली जैसे जो फिनिश गुड्स का लाइफ कम होता है ना, जिस फिनिश गुड्स का लाइफ कम होता है उसका रॉ मटेरियल को फटाफट कंज्यूम कराते हैं. सो ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये आपके एफएम में भी आएगा. एफएम में भी ये चीज़ आप लोग को सीखना पड़ता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट. कॉस्ट में भी आता है, इसलिए कॉस्ट में सिखाया. अच्छा, कंज्यूम निकालने का और भी डिफरेंट तरीका हो सकता है, वो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा. ध्यान रहे कंज्यूम में कोई भी तरह का लॉस इंक्लूड नहीं हो जाए. जैसे अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला हो कि कंपनी ने मटेरियल खरीदा था बट उसमें से कुछ मटेरियल का नुकसान हो गया, मान लीजिए एबनॉर्मल लॉस हो गया, चोरी हो गया, आग लग गई, या फिर इवापोरेट हो गया, तो वो कंज्यूम से हटा दिया जाता है. तो अगर किसी भी तरह का शॉर्टेजेस है तो वो कंज्यूम का पार्ट नहीं है. आप चाहो तो उसको लिखने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो. ये जनरल नॉलेज की बात है, बट बहुत बार आपको नहीं पता होता है, तो आप ये लिख के रख सकते हो कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस शॉर्टेजेस भी आप कर सकते हैं. थोड़ा और क्लियर रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है इनपुट आउटपुट रेशियो. वो कुछ भी नहीं है, इसमें जानी नहीं है. इट्स जस्ट इनपुट बाय आउटपुट. इनपुट क्वांटिटी बाय आउटपुट क्वांटिटी. कितना इनपुट से आप कितना आउटपुट निकालें. इनपुट रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट. तो ये रेशियो हायर होना चाहिए कि लोअर होना चाहिए, थोड़ा बता सकते हैं. ये रेशियो हायर होना चाहिए कि लोअर होना चाहिए. इनपुट रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट में हायर इज बेटर कि लोअर इज बेटर. इसका क्या बताएंगे आप, कमेंट्स क्या बोलेंगे. इसके लिए हम लोग बोलेंगे लोअर इज बेटर, क्योंकि कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट आना चाहिए. ठीक है. एज इट वुड इंडिकेट, as it would indicate
हायर एफिशिएंसी, lower is better as it would indicate higher efficiency. ठीक है, lower is better as it would indicate higher efficiency. कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट आना चाहिए. That's the main logic behind this. Okay. Embryos India Limited is recently incorporated startup company back in year 2019. It is engaged in creating embedded products and Internet of Things solutions for the industrial market. It is focused on innovation, design, research and development of products and services. One of its embedded products is LogMax, a system on module carrier board for industrial use. LogMax करके कोई कौन लोग प्रोडक्ट बनाता है. It is a small flexible embedded computer designed as per industry specification. In the beginning of the month of September 2021, company entered into a job agreement of providing 4800 LogMax to NIT Mandi. Following details with respect to issues, receipts, return of store department, handling microcontroller, a component used in designated assembling processes have been extracted for the month of September 2021. एक केस स्टडी जैसा बनाने का कोशिश किया है. ठीक है, बेसिकली आईटी इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट बनाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशन से. इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट है दुनिया में आजकल आप देखिए बहुत सारा चीज़ इंटरनेट कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स हो गए. थिंग्स माने प्रोडक्ट्स, जो इंटरनेट कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं. जैसे टीवी एक इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया. आजकल आ गया स्विच बोर्ड, आ गया इंटरनेट पे चलने वाला. पंखा आ गया जिसमें वाईफाई से पंखा ऑन ऑफ हो सकता है. ठीक है, बल्ब आ गया. ऐसे इंटरनेट से अदर देन कंप्यूटर बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल हो रहा है जिसमें इंटरनेट डाला जा रहा है, जिससे कि आप उसका वर्किंग को मेज़र कर सकते हैं. तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि ये लोग वैसा कुछ बनाता है, उसके लिए कोई प्रोडक्ट लगता है लॉगमैक्स नाम का, और उसका ऑर्डर उनको मिला है. सो अपने को डिटेल दिया है सितंबर मंथ का. ओपनिंग स्टॉक इज ऑफ 6000 यूनिट्स एट द रेट 285. इशू किया टू मैकेनिकल डिवीजन वाइड. MRN नंबर इस बार दिया हुआ देखो. फिर रिसीव्ड 17500 यूनिट्स वाइड परचेज ऑर्डर नंबर दिया हुआ है. इशूड 12000. परचेज ऑर्डर नंबर भी हो सकता है या फिर GRN नंबर भी हो सकता है इसमें, बट परचेज ऑर्डर नंबर दिया हुआ है. ठीक है. इशूड 12000 यूनिट्स वाइड मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर. ठीक है, तो मैकेनिकल डिवीजन को इशू किया, टेक्निकल डिवीजन को इशू किया. इशूड में देखो रेट नहीं है, रिसीव्ड में रेट होता है. इशूड में रेट आपको अपना मेथड से डिराइव करना पड़ेगा. फिर रिटर्न टू स्टोर्स में वापस आ गया. यूनिट्स बाय टेक्निकल डिवीजन, इसी का ही रिटर्न हुआ है, ध्यान देना. पिछले सब में रिटर्न्स का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस बार रिटर्न का रेट नहीं दिया हुआ है, तो ये रेट विल बी एज पर ओरिजिनल इशू. जब इशू हुआ था उसी को वापस लेना है. फिर रिसीव 9000 यूनिट्स एट 288 वाइड परचेज ऑर्डर नंबर आपको दिया हुआ है. फिर क्या बोल रहा है, रिटर्न टू सप्लायर 700 यूनिट्स आउट ऑफ क्वांटिटी रिसीव्ड वाइड परचेज ऑर्डर नंबर. तो ये रिटर्न जो होगा एट ओरिजिनल परचेज प्राइस होगा, जिस दाम पे खरीदा था उस दाम पे रिटर्न होगा. फिर इशूड 9500 यूनिट्स टू टेक्निकल डिवीजन वाइड मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर. ठीक है. On 25th September 2021, the stock manager of the company expressed his need to leave for his hometown
ड्यू टू सर्टेन कंटिजेंसी एंड इमीडिएटली लेफ्ट द जॉब सेम डे। 25 सितंबर को स्टॉक मैनेजर क्या किया, बोला कि एक्सप्रेस इज नीड टू लीव फॉर हिज होम टाउन, बोला हमको घर गांव जाना है, सर्टेन कंटिजेंसी आ गया और इमीडिएटली लेफ्ट द जॉब सेम डे। सेम डे बोल दिया अब हम छोड़ रहे हैं। लेटर ही ऑल्सो स्विच हिज फोन ऑफ। ऐसा आप कभी ज़िंदगी में मत करना, इज्जत नहीं बनेगा, ठीक है। बट वही ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, ऑर्डिनरी और सुपर एम्प्लॉयज़। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज़ ऐसे जॉब छोड़ के जाते हैं, बहाना लगाते हैं, फिर फ़ोन बंद कर देते हैं, ठीक है। As the company has the tendency of stock taking every end of the month to check and report for the loss due to this rusting of the components, the new stock manager on 30th September found that 900 units of microcontrollers were missing, which was apparently misappropriated by the former stock manager. He further reported loss of 300 units due to rusting of components. इसमें ट्रिक क्या है ना, ये लॉस ऑफ 300 यूनिट्स ड्यू टू रस्टिंग को आप नॉर्मल लॉस मानेंगे कि रस्टिंग लगना नॉर्मल लॉस है, आम बात है, क्योंकि वो हमेशा ही होता है, क्योंकि हर बार इनको पता होता है कि मंथ एंड में लॉस ड्यू टू रस्टिंग कुछ निकलता है। और ये जो आदमी लेके मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस इज शोन लाइक अ नॉर्मल इशू, मतलब इशू का दिखाना पड़ेगा, इशू एज पर मेथड। और नॉर्मल लॉस को लेकर दो ऑप्शन हो सकता है कि आप उसको क्या तो सिर्फ ओनली क्वांटिटी उसका रिड्यूस करेंगे, ओनली क्वांटिटी रिड्यूस कर देंगे, अमाउंट मिल लेंगे, या फिर आप बोथ उसको भी इशू की तरह दिखा सकते हैं, इसको भी इशू की तरह दिखा सकते हैं विथ रेट एज पर मेथड। तो हम लोग अभी ये वाला फॉलो करेंगे, इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में ये वाला किया होगा। नाउ नया चीज़ क्या है इसमें, आपको स्टॉक लेजर अकाउंट बनाना है यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड से करके दिखाना है। तो अभी तक मैंने वेटेड एवरेज आपको सिखाया नहीं था मेरे तरफ से, तो इस समय हम लोग वेटेड एवरेज सीख लेंगे। चलिए आइए, ऊपर का पैराग्राफ का कहानी का कोई उतना महत्व नहीं है, सम सॉल्व करने में वो टेबल ही काम आएगा। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर लिखो आप, ठीक है। जैसे अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है तो ये लिखो, फिर लिखो स्टोर्स लेजर कार्ड ब्रैकेट में वेटेड एवरेज मेथड। डेट, रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस, क्वांटिटी रेट अमाउंट। हाँ यहाँ पे सिंस वो भी दिया हुआ ना रेफरेंस, तो रेफरेंस के लिए यहाँ पे जैसे परचेज ऑर्डर नंबर दिया हुआ है तो पीओ नंबर, फिर क्वांटिटी रेट अमाउंट, और यहाँ पे एमआरएन नंबर है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर बैलेंस में क्वांटिटी रेट अमाउंट। प्रॉपर रूलर से लाइन खींच लेंगे। सर अगर हम बाई चांस पीओ नंबर और एमआरएन नंबर नहीं लिखा तो, नहीं लिखा तो नहीं लिखा, उसका कुछ मार्क्स डिडक्ट नहीं होना चाहिए मेरे नज़र में। लिखने से आपको ही सुविधा होगा, समझने में इजी लगता है। फीफो और लीफो जब वर्किंग करते हैं ना, तो क्या होता है कि फीफो लीफो में थोड़ा जगह ज़्यादा लगता है, लंबा हो जाता है वो। वेटेड एवरेज में जगह कम लगता है। फीफो में लीफो में क्या होता है ना कि आपको
मल्टीपल टाइम्स लिखते रहना पड़ता है, बैलेंस को अलग अलग रेट का बैलेंस अलग अलग लिखते रहना पड़ता है। वेटेड एवरेज में सब एक साथ ही आता है, एक ही लाइन आता है, एक रिसीट का एक लाइन, एक इश्यूज का एक ही लाइन होता है। बैलेंस में मल्टीपल बैलेंस नहीं लिखना पड़ता, तो उतना लंबा जगह नहीं लगता, जितना एक्चुअली ट्रांजैक्शन है बस उतना ही रोज यहाँ पे लगेगा। हाँ, तो पहले आ रहा है ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे सब सितंबर लिख देते हैं, 1 तारीख। ओपनिंग बैलेंस है 6,000, 285 करके अमाउंट लिखते चलेंगे। 17,10,000 आ रहा है। नेक्स्ट 1 तारीख के बाद 8 तारीख। आठ तारीख को इशू किया 4875 यूनिट्स, और नंबर है मैकेनिकल 00920, मैक 00920 में 4875 इशू किया। तो वेटेड एवरेज है, तो जो बैलेंस का रेट होता है ना उसी रेट पे इशू होता है। बस वेटेड एवरेज में बैलेंस का रेट चेंज होते रहता है, वो मैं दिखाऊंगा जब होगा। जो लेटेस्ट बैलेंस का रेट है बस उसी पे इशू होगा। 4875 इंटू 285 करिए, 1389,375 आ रहा है। $6,000 माइनस 4875 करेंगे, 1125, 285, 320, 625। 8 के बाद 9 तारीख। 9 तारीख को रिसीव किया 17,500 यूनिट्स। उसका परचेज ऑर्डर नंबर है 159/2020। 159/2020 को 17,500 यूनिट्स रिसीव किया 276 करके। 17,500 यूनिट्स 276 करके आ रहा है 48,30,000। 48,30,000, ठीक है। तो नया चीज अब होगा, देखना वेटेड एवरेज का इम्पैक्ट अब आएगा कि जब बैलेंस अपडेट करेंगे ना, तो वेटेड एवरेज बोलता है कि टोटल क्वांटिटी जोड़ो। जैसे 17,500 प्लस 1125, 18,625, क्वांटिटी का टोटल जोड़ो, अमाउंट का टोटल जोड़ो। 320,625 प्लस 48,30,000, ये आ रहा है 51,50,625। समझे? क्वांटिटी जोड़ो, अमाउंट जोड़ो, और फिर दोनों क्वांटिटी अमाउंट को डिवाइड करके रेट निकालो, यानी अमाउंट और क्वांटिटी को डिवाइड करके रेट निकालो। तो ये आ रहा है 276.54। तो ये रेट का ही खेल होता है, ठीक है, यही वेटेड एवरेज होता है। क्वांटिटी क्वांटिटी जोड़ो, अमाउंट अमाउंट जोड़ो, या यू कैन से समेशन अमाउंट बाई समेशन क्वांटिटी आपको करना होता है, ठीक है। तो वेटेड एवरेज माने यही है, बस रेट चेंज होगा। अब यही फीफो लिफो होता तो 2 बार लिखना पड़ता, 1125 लिखना पड़ता और नया वाला अलग से लिखना पड़ता। वेटेड एवरेज में कंबाइन कर देते हैं। मतलब बेसिकली ऐसा सोचो कि अगर मेरे पास
दो किताब है फॉर एग्जांपल, अगर फीफो होगा तो पहले देखेंगे ये बैलेंस पड़ा हुआ है, ये बैलेंस पड़ा हुआ है, नया जैसे ही आएगा जो भी दाम पे आएगा वो उसके नीचे लिखेंगे, अलग अलग रखेंगे, जिससे कि अगर हम इशू करेंगे तो पहले पुराना वाला इशू करेंगे, फीफो में पहले पुराना वाला इशू करेंगे, लीफो का तो पहले नया वाला इशू करेंगे। पर दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इशू करने का रूल वैसा ही है, इशू करने का रूल है कि पहले पुराना वाला फीफो में और लीफो में पहले नया वाला, बट दोनों को अलग अलग रखना जरूरी है। और वेटेड एवरेज होते ही क्या होता है कि मान लो ये पुराना पहले से पड़ा हुआ है, नया आया अलग रेट पे, तो नया पुराना मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो गया, समझ लो नया पुराना क्या है, मिक्स कर दिया हमने, जिससे आपको पता नहीं चलेगा क्या पुराना है क्या नया है, ऐसे मिक्स कर दिया, मिला दिया। अब कोई मांगेगा इशू करना है तो कोई भी दे दो, मिक्स कर दिया तो रेट उसका चेंज कर देते हैं, एवरेज रेट बना देते हैं, और फिर कोई इशू करवाने आया तो कोई भी दे दो, ठीक है। तो नया पुराना मिक्स कर दिया जब, तो वो एवरेज हो गया, ओके। मूढ़ी वाला कलकत्ता में बहुत चलता है, आप लोग कलकत्ता के बाहर मूढ़ी खाते कि नहीं पता नहीं, हम लोग यहाँ पे स्नैक्स में मूढ़ी बहुत खाते हैं। तो मान लीजिए मेरे डब्बा में मूढ़ी पहले से पड़ा हुआ था, भरा हुआ था, ठीक है, तो नया मूढ़ी लाया इसमें डाल दिया, पुराना वाला जो लाया था वो 10 रुपये किलो के हिसाब से लाया था, ये वाला 11 रुपये किलो के हिसाब से लाया। अब पुराना नया फ्रेश ही था ये भी, बस कम हो गया था, तो पुराना नया मिक्स कर दिया, सब मिला के मिक्स कर दिया, तो क्या पुराना क्या नया सब बराबर हो गया, तो वेटेड एवरेज हो गया। बट अगर मैं ये फॉलो करूँ कि पहले पुराना वाला ख़त्म होगा फिर नया वाला ख़त्म होगा, तब फीफो या लीफो होगा। नेक्स्ट 9 तारीख के बाद क्या है देखो, 9 तारीख के बाद है 10 तारीख, इशू हुआ है 12,000, इशू हो रहा है 12,000, क्या रेट पर, 12,20, इसका मतलब 012/20 है। तो इस 12,000 का रेट क्या होगा, 276.54, जो लेटेस्ट रेट है वो होगा, 276.54 इंटू 12,000 करेंगे तो ये आ रहा है 33,18,480। 33,18,480, ये टेक्निकल डिवीजन का एक नंबर था। तो बैलेंस अपडेट करो, 18,625 में से 12,000 घट जाएगा तो 6,625 आ रहा है, और अमाउंट घटाओ 51,5625 में से 33,18,480 घट जाएगा तो 18,32,145 आ रहा है, डिवाइड बाई 6,625 करोगे ना तो रेट अभी वही रहेगा, 276.54 ही रहेगा, राउंडिंग ऑफ के कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इशू होने से रेट में फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, नया आने से फ़र्क पड़ता है। 10 तारीख का हो गया, वो 5,455 आ रहा है, उतना माथा मत लगाओ उसमें। अब 10 तारीख को रिटर्न जो हो रहा है इस पे मार्क लगा लो, रिटर्न टू स्टोर्स बाय टेक्निकल डिवीजन अगेंस्ट मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर दिस, सो रिटर्न आ गया 12 तारीख को, टेक्निकल वाला का रेफरेंस नंबर डालो 01220, परचेज ऑर्डर नंबर नहीं है, भी MRN नंबर है, ठीक है। तो 01220 के अगेंस्ट में जो इशू हुआ था उसमें से 2375 वापस आ गया, तो 2375 यदि वापस आ गया तो उसका रेट गया जिस दाम पे था उसी दाम पे आएगा, 276.54। तो ये कितना हो गया, अमाउंट निकालो इसका, 2375 इंटू 276.54, ये आ रहा है 656,783, यही दाम पे वापस आएगा, इसी में से गया ना, इसी में से वापस आया,
तो बैलेंस क्या बनेगा, 6625 में 2375 ले लीजिए, 9000 हो गया। और रेट देखो दोनों का 276.54 है, तो रेट अलग नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। 1832 145 प्लस 656783, अमाउंट अमाउंट जोड़िए तो वो आ रहा है 2488 928, और ये आ रहा है 276.54। वो एक फ्रैक्शन का अलग हो सकता है, बट बाकी सब सेम है। फिर 12 तारीख के बाद 15 तारीख, पंद्रह तारीख में 9000 यूनिट्स, वाइड परचेज ऑर्डर नंबर 160 और 20 20, तो 160 और 20 20, 9000 यूनिट। अपने से आगे बढ़ो करो तो समझ में आ गया आपको, 288, तो 9000 इंटू 288, ये आ रहा है 259200, नहीं 2592 000। 2592 000। फिर 9000 में 9000 जोड़ देंगे, 18000 हो जाएगा, प्लस 2488928 करने से 50 80 928 डिवाइडेड बाई 18000, 282.27, 282.27। ओके। फिर 17 तारीख को रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू सप्लायर 700 यूनिट, 160 हमने रिटर्न किया तो इशू दिखाया जाएगा, इसमें पीओ नंबर दिखाना पड़ेगा, 160 और 20 20 रेफरेंस डाल दिया। और कितना रिटर्न किया हमने, 700 यूनिट। नॉर्मली मैंने आपको बताया था ना, जब रिटर्न करते हैं तो हिसाब से होना चाहिए लैंडेड कॉस्ट पे रिटर्न, बट हम लोग जनरली कुछ नहीं बोले तो ओरिजिनल परचेज प्राइस पे रिटर्न करते हैं। तो इसको जब रिटर्न दिखाएंगे 288 पे दिखाएंगे, ये एक ध्यान देना। जब परचेज का रिटर्न हो रहा है ना, इसमें से रिटर्न हो रहा है, तो आपको ओरिजिनल परचेज प्राइस पे रिटर्न दिखाना है। अब बैलेंस का रेट नहीं देख लेना। नॉर्मली हर बार इशू जब कर रहे थे तो लेटेस्ट बैलेंस के रेट पे कर रहे थे, बट ये परचेज रिटर्न है तो ओरिजिनल परचेज प्राइस पे रिटर्न होगा। ठीक है। सो 700 इंटू 288 करेंगे तो ये आ रहा है 2,01,600, और बैलेंस वैसे ही काट के अपडेट करेंगे। 18,000 में से 17,700 गया तो 17,200 हो गया, 18,000 माइनस 700 करने से सॉरी 17,300 होगा। और 50 80 928 माइनस 201 600 करने से आ रहा है 48 79 328 डिवाइडेड बाई 17,300, 282.04। टू 82.04। ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस, अब आप आगे बढ़ो 17 तारीख के बाद। इसमें ध्यान रखना, जैसे परचेज रिटर्न को लेकर एक बात और बता दें। सोचो लीफो फीफो चल रहा है और परचेज रिटर्न हो रहा है, ये परचेज रिटर्न था, तो लीफो फीफो चल रहा है और परचेज रिटर्न हो रहा है, तो कैसे हैंडल करोगे। लीफो फीफो चल रहा है और परचेज रिटर्न हो रहा है तो कैसे हैंडल करोगे। लीफो फीफो चल रहा है और परचेज रिटर्न हो रहा है तो कैसे हैंडल करोगे, तो ध्यान रखना। जैसे अगर मान लीजिए एक सिनेरियो है कि 200
15 और एक अमाउंट दिया हुआ है। फिर एक नया परचेज घुसा था, वो था 416 करके। फिर एक नया परचेज घुस गया 250 17 करके। फिर क्वेश्चन बोला, ये बैलेंस में दिखा रहा, मान लो बैलेंस है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है इस परचेज में से हम लोग कुछ रिटर्न किए 50 यूनिट। तो 50 यूनिट जब रिटर्न किए ना, तो फीफो नहीं फॉलो होता है। परचेज रिटर्न में कोई मेथड फॉलो नहीं होता है, लीफो फीफो एवरेज फॉलो नहीं होगा। परचेज रिटर्न में जो परचेज हुआ था वो रिटर्न होगा। तो 50 यूनिट 16 रुपया करके रिटर्न दिखाया जाएगा। फीफो होता तो 15 करके होता, लीफो होता तो 17 करके इशू होता। बट परचेज रिटर्न में वी डोंट फॉलो एनी मेथड, ओरिजिनल परचेज प्राइस पे रिटर्न दिखाना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम इसका बैलेंस अपडेट ऐसे करेंगे, 200, 350 और 250, 15, 16, 17 ऐसे चलेगा। मतलब फीफो लीफो फॉलो नहीं करना है। परचेज रिटर्न में कोई मेथड फॉलो नहीं होता है, ओरिजिनल परचेज प्राइस पे रिटर्न होता है। तो जहाँ पे भी पूरा रिसीव करते समय अपडेट किया था वही चीज़ को कम करेंगे। अगर फीफो लीफो होता तो एवरेज में तो देखो, कम क्वांटिटी कम कर दिया, अमाउंट कम कर दिया, रेट निकाल दिया नया, वेटेड एवरेज रेट नया निकाल दिया। बट फीफो लीफो में जहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी लिखा था उसी को कम करेंगे, ऊपर से या नीचे से नहीं लाएंगे। 17 तारीख के बाद नेक्स्ट क्या है, रिटर्न टू सप्लायर हो गया, ये भी मार्क कर लेना। और एक 20 तारीख को 9,500 यूनिट इशू हो रहा है, 9,500 यूनिट इशू हो रहा है। और उसका 165 और 20 है MRN नंबर। ठीक है, तो ये इशू जब होगा, इसका रेट लेटेस्ट रेट होगा वो होगा 282.04। 282.04 इंटू 9,500 कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 26,79,380। अब बैलेंस अपडेट करिए, 17,300 माइनस 9,500 करके आ रहा है 7,800। 48,79,328 माइनस 26,79,380, 21,99,948। तो ये रेट तो सेम ही आएगा। तो ये 20 तारीख का हो गया। ओके, तो जो जो नया नया चीज़ हो रहा है ना, वो सबको सॉल्यूशन में भी मार्क करना चाहिए और क्वेश्चन में भी मार्क करना चाहिए। जैसे ये परचेज रिटर्न नया था, ये वाला रिटर्न नया था। तो जो जो नया नया हो रहा है उसको मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इसी को लेके मैं बोल रहा हूँ एक क्वेरी बुक बना लो, सॉरी ट्रिक्स बुक, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है। फिर 15 नंबर के बाद, सॉरी 20 तारीख के बाद, अच्छा 25 तारीख को आदमी चला गया और 30 तारीख को पता चला ये सब शॉर्टेज हुआ है। 30 तारीख को शॉर्टेज हुआ है, शॉर्टेज। तो एबनॉर्मल लॉस हुआ है आपका 900 यूनिट का, जो लेके भाग गया। तो यहाँ पे मैं लिख दिया एबनॉर्मल लॉस 900 यूनिट, रेट 282.04 ही पकड़ा जाएगा, जो भी लेटेस्ट था उसी रेट पे आएगा। तो ये आ रहा है 253,836, 6,900। और ये माइनस ऊपर वाला करेंगे 1946,112। और एक 30 तारीख को नॉर्मल लॉस हुआ 300 यूनिट का। ठीक है, तो इसका भी रेट निकाल के वैसे किया जा सकता है, बट इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में उसको डैश डैश दिखाया हुआ है। तो अपन ये मान लिए कि नॉर्मल लॉस इज बीइंग बोर्न बाय गुड यूनिट्स। तो इसका रेट इसलिए नहीं दिखाया कि बीइंग बोर्न बाय गुड यूनिट्स। तो ये एक नया चीज़ आपने सीखा है, इसलिए इसको भी मार्क करके रखेंगे।
ये एक नया चीज़ आपने सीखा है। तो 6,600 का वैल्यू वही रह जाएगा 1946,112। क्वांटिटी कम हो गया तो रेट बढ़ जाएगा 294.87। हो गया। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। एट सेवन कर दिया, 865 आ रहा है तो 87 कर दिया। शुभम ऐसे आप वो मत देखो, हम लोग दिस इनटू दिस से मैच नहीं होगा आपको। दिस डिवाइड बाय ये दिस करना है। और वो डेसिमल का 0.55 आ रहा है, 0.54 आ रहा है, उसमें माथा मत लगाओ, पूरे फ्रैक्शनल राउंड ऑफ चलता रहेगा। जब तक नया नहीं आता तब तक रेट चेंज नहीं करते। पुराना चीज कंटिन्यू होते रहता है तो रेट सेम रखो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अभी सबका आंसर आपको लिख लेना चाहिए। 6600 294.87 ये आंसर है इसका। क्लोजिंग स्टॉक है 6600 यूनिट्स एट द रेट 294.87। हो गया। ये नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट को भी मार्क करके रखिए कि इस पे ध्यान देना है।